हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए लेक्चर में हैं फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के। तो हमने पिछली बार कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने ये कुछ पॉइंट्स देखे थे जिसमें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के पावर्स के बारे में बात की थी। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। अब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के बारे में पॉइंट देख लेते हैं। ओके, सो the Council of Ministers and the Cabinet. The Cabinet is a small but more effective part of the Council of Ministers. The Council of Ministers comprises the Prime Minister and all other members. Ministers are of three categories: Cabinet Minister, State Minister, Deputy Minister. The Council of Ministers is jointly responsible of the Parliament. Head of the Council of Ministers is the Prime Minister. Real power of the government vests in the काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो कैबिनेट है ये एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। नाउ व्हाट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? मतलब वही मैंने तुम लोग को पहले बताया था कि मिनिस्टर्स का जो ये ग्रुप है, मिनिस्टर्स की जो ये एक काउंसिल है, उसका जो सबसे इफेक्टिव पार्ट है उसको वो कौन है, वो किसे बोला गया है? कैबिनेट को बोला गया है। साथ ही में ये सबसे छोटा पार्ट भी है जैसा इन्होंने कहा, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसके अंदर जो कैबिनेट है, इसके अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हर तरह के होते हैं। अब हर तरह के मतलब कितने तरह तक के मिनिस्टर्स होते हैं? तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये कुछ अलग अलग तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसमें कुछ इतना बताया नहीं गया है। हाँ, बस एक ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कितने तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। तो थ्री कैटेगरीज: कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। ये तीन चीजें सही इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे रियल पावर जो होती है गवर्नमेंट की, वो किसके हाथों में होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथों में होती है, ठीक है। अब जो स्पेशल फीचर्स ऑफ द कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि जो कुछ स्पेशल फीचर्स कैबिनेट का या फिर अपन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है सुप्रीमेसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कि सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है? सुप्रीमेसी का मतलब कि कोई भी चीज जो सबसे ज्यादा सुप्रीम है, जो सबसे ज्यादा ऊपर है, ठीक है। ऑलमाइटी इज सुप्रीम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे भगवान है, जो हमारे गॉड है, वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है। सबसे ज्यादा ऊपर कौन एग्जिस्ट करते हैं? भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो वहीं पे सुप्रीमेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मतलब कि यहाँ पे मतलब इधर इसी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन है? सबसे ज्यादा मतलब बड़ा इंसान, बड़ा आदमी कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि 1 सेकेंड, हाँ। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? हेड है किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। नाउ ही शी प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ही शी प्रिसाइड्स ओवर द मतलब कि ये जो ही शी है, ये जो यही बंदा प्रेसिडेंट है बेसिकली काउंसिल ऑफ, अरे मतलब प्रेसिडेंट हेड है किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। यही चालू करता है जो मीटिंग है, इस मीटिंग को कौन चालू करता है? यही चालू करता है। Secondly, क्या? Selection of ministers, distribution of work among them, their removal from their post is the privilege of the prime minister। मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स है उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये बात हम बार बार रिपीटेडली सेम चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं कि जो मिनिस्टर्स का सिलेक्शन हो गया, इसको कितना काम बांटना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो गया, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो गया, ठीक है। किसको किसके पोस्ट से रिमूव करना है, कौन सही काम नहीं कर रहा, ये सारा देखना। और बेसिकली इसकी जो पावर्स है, इसका जो प्रिविलेज है, वो किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। ही शी प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये इसके पास ये इसका एक इम्पोर्टेंट काम ये भी है, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर का इम्पोर्टेंट काम ये भी है कि वो पुलिस का काम, जो पुलिस को जो फ्रेम करना है, पुलिस मतलब जो किसी कहीं की भी गवर्निंग बॉडी है, उसको जो फ्रेम करने का काम भी किसका है? अपने प्राइम मिनिस्टर का है।
नो मेंबर ऑफ द कैबिनेट कैन एक्ट अगेंस्ट द विशेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि कोई भी मेंबर नहीं है कैबिनेट का जो कि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर चाहता है उसके अगेंस्ट बोल सके, ठीक है। नो मेंबर ऑफ द कैबिनेट कैन एक्ट अगेंस्ट द विशेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। सुप्रीम है हमारा प्राइम मिनिस्टर। क्यों सुप्रीम है? सबसे पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड है, का जो मीटिंग्स होती हैं काउंसिल की उसको प्रिसाइड करता है। बहुत सारे अलग अलग पावर्स हैं इसके पास, जैसे कि मिनिस्टर्स का सिलेक्शन, काम को अलग अलग लोगों में बांटना, अगर कोई सही काम नहीं कर रहा है तो उसको रिमूव करना, ठीक है। अलग अलग जगहों की पुलिस को भी कौन फॉर्म करता है? प्राइम मिनिस्टर फॉर्म करता है। कैबिनेट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं हो सकता जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के विशेस के अगेंस्ट जा सके। तो ये था हमारा क्या, सुप्रीमेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट। अब हम देख रहे हैं सेकेंड, जो कि है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। So the Council of Ministers are jointly responsible to the Parliament for any act of a minister. Only minister of the concerned department is not responsible, but the whole Council of Ministers is responsible for that act. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? The Council of Ministers jointly responsible, मतलब कि अगर कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होती है तो सिर्फ किसी एक मिनिस्टर को नहीं डांटा जाएगा या फिर किसी एक मिनिस्टर को नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे कोई चीज हुई है तो वो शायद पहले मीटिंग में डिस्कस हुई होगी, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ भी गलत हुआ है तो वो सबकी सहमति से ही हुआ है, इसलिए पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि काउंसिल में जितने भी मिनिस्टर्स हैं सभी जो लोग हैं वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, टू द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट के लिए जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसी भी एक्ट के लिए, कोई भी किसी भी एक्ट, एनी एक्ट ऑफ अ मिनिस्टर, ओनली मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, मतलब जिस डिपार्टमेंट में वो चीज हुई है, जिस डिपार्टमेंट में वो एक्ट हुआ है, सिर्फ वहां के मिनिस्टर्स को, वहां के मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा जाएगा, लेकिन बट इंस्टेड क्या, होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, सेक्रेसी। सेक्रेसी में क्या बोला है उन्होंने? होल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कैबिनेट्स आर सीक्रेट, ठीक है। नो मिनिस्टर कैन मेक इट पब्लिक। अ मिनिस्टर हैज टू टेक ओथ ऑफ सीक्रेसी बिफोर टेकिंग ओवर द पोस्ट, ठीक है। तो होल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कैबिनेट आर सीक्रेट, मतलब कि कैबिनेट में क्या हो रहा है, किस तरह की बातें हो रही हैं, किस टॉपिक पे बातें होने वाली हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, वो एक सीक्रेट है, ठीक है। इसके बारे में किसी को नहीं पता रहता। सीक्रेट मतलब क्या, कि इसके बारे में किसी को नहीं पता रहता, ऑब्वियसली। अब जो मिनिस्टर हैं वो बता भी नहीं सकते, ठीक है। अब कुछ मिनिस्टर्स हैं वो अपनी फैमिली को बता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, या फिर पब्लिक में बता सकते हैं, प्रेस को बता सकते हैं, मीडिया को बता सकते हैं। तो ये जो चीज है वो नॉट अलाउड है, ठीक है। ये लोग अपने मतलब किसी को भी, बेसिकली सीक्रेट मतलब क्या, सीक्रेट इज अ सीक्रेट, तो ये लोग किसी को ये नहीं बता सकते कि क्या बातें हो रही हैं कैबिनेट में, क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। ये इनसे ओथ लिया जाता है, जब भी अपने पोस्ट पे आते हैं तो इनसे पहले ओथ ली जाती है कि तुम अपनी बातें किसी को नहीं समझाओगे, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट जो कि सीक्रेसी को बता रहा है, ठीक है। प्रोसीडिंग ऑफ द कैबिनेट सीक्रेट, नो मिनिस्टर कैन मेक इट पब्लिक, इट अ मिनिस्टर हैज टू टेक, ठीक है, मिनिस्टर को ओथ लिवाई जाती है जब वो पोस्ट को लेता है तो, ठीक है। तो ये कुछ ये 3 पॉइंट्स थे, किस चीज के बारे में थे? स्पेशल फीचर्स ऑफ द कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि कैबिनेट के जो कुछ स्पेशल फीचर्स थे उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो मैं ये लिखवा देती हूँ। तो अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्पेशल फीचर्स ऑफ द कैबिनेट।
इसमें अपना पहला पॉइंट क्या होने वाला है? सुप्रीमेसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्यों है भाई सुप्रीम अपना प्राइम मिनिस्टर? हेड है किसका? हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राइटिंग बहुत गंदी हो रही है, सॉरी। Have privileges of appointing or removing ministers. Also forms policies of government. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो अपना प्राइम मिनिस्टर है वो सुप्रीम है। ठीक है, उसके पास सबसे पहले तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ताकतें हैं बेसिकली कि वो अपॉइंट कर सकता है लोगों को, डिसअपॉइंट मतलब सॉरी नॉट डिसअपॉइंट मतलब रिमूव कर सकता है, अपने पोस्ट से हटा सकता है मिनिस्टर्स को। ठीक है, साथ में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उनको भी कौन फॉर्म करता है? अपना प्राइम मिनिस्टर फॉर्म करता है। तो ये था ये पहला पॉइंट है अपना प्राइम मिनिस्टर के बारे में। सेकंड पॉइंट क्या है अपना? जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद अपने पॉइंट का नाम है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई डोंट थिंक इसमें इतना कुछ है लिखवाने वाला, बट स्टिल इसका सीधा सीधा सार ये है कि फॉर एनी गिवन एक्ट only the minister of that particular department won't be responsible. Instead, whole council of minister would be responsible. ठीक है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही था कि भाई किसी कोई भी चीज हो गई तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर को ही नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि पूरा जो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको साथ में पकड़ा जाएगा। थर्ड पॉइंट अपनी क्या है? सेक्रेसी। तो इसको भी देख लेते हैं। क्या है भाई सेक्रेसी? वैसे तो ये पॉइंट से ही समझ में आ रहा है, ये पॉइंट की हेडिंग से समझ में आ रहा है सीक्रेसी। ठीक है, कि कोई भी इंफॉर्मेशन है या प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग मतलब क्या कि जब भी मीटिंग होने वाली है, जो टाइमिंग वगैरह है, इसके बारे में पब्लिक में पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, बस हो गया, ये 3 पॉइंट थे। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थे बेसिकली कैबिनेट के या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। अब अपन देखेंगे कि पावर्स क्या होती हैं, ताकतें क्या होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अगेन वी आर रिपीटिंग द सेम टॉपिक, बट ओके फाइन।
फॉर्मुलेशन ऑफ पुलिस, जैसे कि अभी हमने वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात करी थी। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर है क्या, हेड ही है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो सबसे पहले इन्होंने कौन सी ताकत की बात की, फॉर्मुलेशन ऑफ पुलिस, मतलब कि पुलिस जो है उसको फॉर्म करने की जो प्रिविलेज है। With regard to the problems and matters relating to economic, social, foreign and political, the council of ministers frame suitable policy for their solution. अच्छा, this is okay fine, so this is not basically police, ये policies की बात हो रही है यहाँ पे। तो विथ रिगार्ड टू द प्रॉब्लम, मतलब कभी कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी मैटर हुआ, चाहे किसी भी एरिया में, ठीक है, इकोनॉमिक एरिया हो, सोशल एरिया हो, फॉरेन एरिया हो, पॉलिटिकल एरिया हो, कुछ कहीं पे भी अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो पॉलिसीज होंगी, जो पॉलिसीज बनेंगी, वो कौन बनाएगा, बेसिकली हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एक सूटेबल पॉलिसी बनाएगा। बेसिकली सोल्यूशन भी बोल सकते हैं उसको हम आसान शब्दों में, ठीक है। ठीक है, देन व्हाट, कुछ मार्क करने जैसा है क्या? काउंसिल मिनिस्टर फ्रेम सुटेबल पॉलिसी, ये तो हेड, वो तो अपना वही बता रहा है, पावर्स ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, मतलब काउंसिल मिनिस्टर के क्या पावर्स है। उसमें पहला पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ पुलिस पॉलिसीज, ठीक है, तो मतलब क्या कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पॉलिसीज को बनाती है, दैट सिंपल। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, मैटर्स रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स। हम ये भी बात कर चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसके पास पावर्स होती है अपॉइंटमेंट की। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पूरी बात करी गई है कि इनके पास भी क्या होती है, पावर होती है चीज लोगों को अपॉइंट करने की उनके उनके पोस्ट पे। ऑल important appointments in the country and outside, like the governors, ambassadors, chairmen and members of various commissions, attorney general etc are made by the council of ministers, ठीक है। यही बात सेम अपनी प्राइम मिनिस्टर के लिए करी गई थी थोड़ी देर पहले, कुछ मतलब कुछ पन्ने पहले। बेसिकली कि जो अपना प्राइम मिनिस्टर होता है वो इन सारे लोगों को अपॉइंट करता है, किसके हेल्प से, प्रेसिडेंट के हेल्प से। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो सारे मिलके इन सबको लोगों को अपॉइंट करते हैं। तो बेसिकली बहुत एम्बिगिटी है यहाँ पे पन्नों में। तुम लोग पेपर लिखने जाओगे तो तुम लोग इतना मत सोचना, ठीक है, तुम लोग को जो लगे वो लिख जाना, प्राइम मिनिस्टर में भी लिख के आना, इसमें भी लिख के आना, जैसे क्वेश्चन का जो डिमांड होगा, ठीक है। सोशल साइंस में तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, सीरियसली, इट्स अ यू नो एक आयरनी है, लेकिन सोशल साइंस में तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तुम जो भी लिख रहे हो वो इस कॉन्फिडेंस के साथ लिखो ना कि चेक करने वाला सोचे कि कहीं ना कहीं बुक से ही उठाई हो। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम लोग कुछ भी लिख दो, ठीक है, लेकिन मैं तब की बात करूँ जब तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो तुम्हें तो जो तुम्हारा दिल कह रहा हो वो लिखो, इस कॉन्फिडेंस से लिखो, ऐसे वर्ड्स यूज करके लिखो कि लगे ही नहीं कि वो तुम्हारे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी है इसमें तो बहुत एम्बिगिटी है, तो मैं यही कह रही थी कि कंफ्यूज मत होना कि कहाँ क्या लिखना है, किधर कैसा क्या लिखना है, ठीक है। तुम लोग को जहाँ जो मन करे, जो तुम लोग को थोड़ा बहुत भी याद है कि शायद यहाँ पे ये लिखना होगा, वहां पे लिख के आना, ठीक है। ऑल इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट इन द कंट्री एंड आउटसाइड लाइक द गवर्नमेंट, तो ये तो हो गया कि जो जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, हाँ सॉरी, जितने भी अपने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं कंट्री में या फिर बाहर कंट्री के, ठीक है, गवर्नमेंट्स, एम्बेसडर्स, चेयरमैन, जो भी अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, उनको कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नाउ मैटर्स रिलेटिंग टू फाइनेंस, ठीक है, पैसों के मामले में हम देख लेते हैं जरा कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या पावर है। The Council of Ministers exercise control over the income and expenditure of the country, ठीक है। तो अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं ये पूरा देख रेख करते हैं, मतलब ये पूरा कंट्रोल करते हैं कि क्या इनकम होगी और क्या एक्सपेंडिचर होगा कंट्री का सालाना, ठीक है, मतलब साल में कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ ले जाना है। द फाइनेंस मिनिस्टर ड्राफ्ट्स द बजट, प्रेजेंट इट बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आफ्टर इट्स approval it is presented in the house. If the budget is not passed by the parliament, the whole cabinet has to tender resignation, ठीक है। तो ये तो काफी बड़ी बात हो गई है, पर जो भी है यही है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एक कंट्रोल फील करते हैं किसके किसके ऊपर, सालाना जो इनकम होगी कंट्री की या कहाँ कहाँ वो खर्च होगी उसके ऊपर, ठीक है। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो एक बजट ड्राफ्ट करता है, मतलब बेसिकली वो एक कुछ एक तरह का
वो बनाता है, बेसिकली लिस्ट बनाता है कि कहाँ कहाँ पे जो है कितना कितना पैसा जाएगा साल साल में, इस साल में, ठीक है, हर साल मतलब बेसिकली, ठीक है। और ये चीज किसके सामने रखी जाती है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखी जाती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देख परख के उसको अप्रूव करते हैं, और अप्रूव करने के बाद उसको कहाँ भेज दिया जाता है, उसको हाउस में भेज भेज दिया जाता है। हाउस मतलब कि अपना जो पार्लियामेंट, जो अपना हाउसेस होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, स्मॉल या नहीं नहीं, हाँ, तो जो अपने हाउसेस होते हैं लोकसभा राज्यसभा, वहां पे अपने इसको, इस ड्राफ्ट को जो है प्रेजेंट किया जाता है। ये बजट जो है सालाना, जिसने फाइनेंस मिनिस्टर ने जिसको बनाया, उसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और अगर पार्लियामेंट इसको पास नहीं करती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी इस तरीके का होता है, तो क्या होगा कि पूरे टीम को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, पूरे टीम इन द सेंस पूरे कैबिनेट को, यानी कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। द काउंसिल ऑफ, ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री। द फाइनेंस मिनिस्टर ड्राफ्ट द बजट present before the council of minister. After its approval, it is presented in the house. If the budget is not passed by the parliament, the whole cabinet has to tender resignation, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। आगे देखते हैं एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। The Council of Ministers advises the President from time to time. The President has to accept the advice of the Cabinet. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलने जा रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर तो जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड ही है, लेकिन वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रेसिडेंट की भी बात हो रही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को भी एडवाइस करता रहता है समय समय पर, ठीक है। और प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है कैबिनेट की, जो जो भी एडवाइस जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करके देगा, वो चीज प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। वो कुछ उल्टी सीधी चीजें नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे किसके, अपने पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो इसके बारे में हम जल्दी से नोट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि अलग अलग सिनेरियोज जब होते हैं, अलग अलग परेशानियां जब आती हैं, तो उसके हिसाब से जो है अपना जो अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। यही है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज में, तो जिस तरह की चीजें आएंगी, जिस तरह की, चाहे वो पॉलिटिकल मैटर में हो, इकोनॉमिक मैटर में हो, या किसी भी मैटर में हो, ठीक है, जो प्रॉब्लम, जो चीजें होंगी वो कौन करेगा, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन चीजों को करेंगे।
सेकंड पॉइंट देख लेते हैं अपन। मैटर्स रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, ऑल इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इन द कंट्री डन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, थर्ड क्या है? मैटर रिलेटिंग टू फाइनेंस। इसमें कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, बाकी ऊपर के 2 पॉइंट्स तो एकदम ही हेडिंग से ही समझ में आ रही थी चीजें। ओह सॉरी। ठीक है, सो बेसिकली यही है अपना ये वाला पॉइंट, मैटर्स रिलेटिंग टू फाइनेंस। इसमें क्या है कि जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर है वही ड्राफ्ट करता है एनुअल बजट जो है कंट्री का, वो यही बंदा ड्राफ्ट करता है। और अगर ये क्या बोलते हैं, हाँ मतलब ड्राफ्ट करने के बाद बेसिकली ये किसको दिखाता है? अपने कैबिनेट मेंबर्स को दिखाता है, और उनके अप्रूवल के बाद ये कहाँ पे जाता है? हाउस में जाता है। और अगर हाउस में मतलब आई मीन पार्लियामेंट में अगर ये चीज पास नहीं होती है तो क्या होगा कि सारे लोगों को जो है रिजाइन करना पड़ेगा। सारे लोग इन द सेंस कैबिनेट में जितने मेंबर्स हैं उन लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अपना एक पॉइंट बचा हुआ था ना, मैटर्स रिलेटिंग एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। तो ये तो काफी ही छोटा पॉइंट है बेसिकली। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है प्रेसिडेंट को भी टाइम टू टाइम एडवाइस देते रहते हैं, और प्रेसिडेंट को ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें तो लिखवाने जैसा कुछ भी नहीं है। हम अपने नए टॉपिक पे आते हैं जो कि है जुडिशरी। तो हम जुडिशरी पे आते हैं।
द जुडिशरी इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑब्वियसली, ठीक है। जुडिशरी जो है थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, थर्ड मतलब क्या, मतलब बेसिकली अगर हम हॉरिजॉन्टली जो है हमने जो अपनी पावर्स को डिवाइड करके रखा है तो उसमें क्या आता है, एक लेजिस्लेचर आता है, एक एग्जीक्यूशन आता है और एक हमारा जुडिशरी आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो हमारा जुडिशरी जो है वो काफी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बेसिकली, सारे डिस्प्यूट्स और इन सबको वो अलग करके रखता है, मतलब दूर रखता है हमारे देश से। So in our country, different judicial systems for center, the state, and other units have not been adopted, but one unified system has been accepted for the whole country, as shown in the illustration. ठीक है, तो बेसिकली हमारे देश में जो है कई तरह के जुडिशियल सिस्टम्स हैं, ठीक है। जैसे कि अपने सेंटर में सुप्रीम कोर्ट है, फिर अपना हाई कोर्ट है अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, ठीक है। सिविल कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ सेशन, यहाँ पे इन्होंने इस जो चार्ट इन्होंने बना के रखा है काफी सही है। जैसे कि सबसे पहले क्या आता है अपना, अपने ओ, तो अभी देखो मैं तो सबसे पहले क्या आता है अपना जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, कुछ ने बताया। तो सबसे पहले क्या आएगा अपना सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर अपना हाई कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट अपना सेंटर एक ही होता है, मतलब पूरे इंडिया में एक है, ठीक है। हाई कोर्ट अपने स्टेट्स के लिए होता है, बहुत अलग अलग स्टेट्स में है, ठीक है। अलग अलग स्टेट मतलब सारे स्टेट्स में एक हाई कोर्ट है। देन व्हाट, सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट भी होते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। जैसे कि सिविल कोर्ट्स होते हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, ठीक है। फिर बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं। सिविल जजेस क्लास 1, सिविल जजेस क्लास 2, तो तुम लोग को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें कितना याद रखना है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और उसके अंदर सिविल जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, वो याद रखना है कि सिविल कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन होता है और रेवेन्यू कोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। इसके आगे तुम्हें और कुछ नहीं याद रखना, तुम्हें इस पॉइंट तक चीजों को याद रखना है। ये यहाँ तक तुम्हें याद रखना है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जुडिशियल सिस्टम फॉर, ठीक है ये हम पढ़ चुके थे। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड टू सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग अनरिस्ट्रेन्ड और अनकंट्रोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है जुडिशरी का, कि वो सबसे पहले सिटीजन की जो राइट्स है उनको सेफ गार्ड करता है, ठीक है। जो सिटीजन है, जो लोग हैं, वो सही से रह रहे हैं, उनके जो हक है उनको कोई छीन नहीं रहा है, मतलब वो इस तरीके से उनको सेफ गार्ड करता है, ठीक है। देन व्हाट, ये यहाँ पे सिटीजन की बात हो गई कि सिटीजन को तो सेव करता ही है, साथ ही में वो ये भी देखता है कि कहीं गवर्नमेंट जो है वो कहीं अनकंट्रोल्ड तो नहीं हो रही, ठीक है। कहीं गवर्नमेंट अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही, ठीक है। क्योंकि अगर उसने गलत इस्तेमाल किया तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि फिर हमारी डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए जो हमारा जुडिशरी है वो काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हम ये देख लेते हैं। Organization of the Supreme Court. At the apex level, there is a Supreme Court under the Indian judicial system. The Supreme Court is the final and Supreme Court. Uh, wow, the Supreme Court is the final and Supreme Court of India. I don't know what the sentence means. All the court of the country are subordinate to it. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने जो कहना चाहा है वो ये है कि सबसे जो हाईएस्ट लेवल का कोर्ट जो है वो कौन है, जो हाईएस्ट लेवल का कोर्ट है वो कौन है, अपना सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अपना सुप्रीम कोर्ट अब सबसे हाईएस्ट लेवल का कोर्ट है, और बाकी सब जो है ये सबसे फाइनल लेवल का कोर्ट है, और बाकी सारे ही कोर्ट इसके अलावा जितने भी कोर्ट है वो क्या है, इसके सबऑर्डिनेट है, ठीक है। मतलब इससे छोटे हैं, इसके नीचे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है नंबर ऑफ जजेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ जजेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ जजेस, as per Article 124(1) of the Constitution, the Parliament, by making a law, can make changes in the number of the judges. Presently, there are 29 judges and a Chief Justice in the Supreme Court. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि as per Article 124, यही सब याद रखना है तुम लोगों की कि कौन सा आर्टिकल क्या फलाना ढिमका, ठीक है। तो आर्टिकल 124(1) के हिसाब से तो ये बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है चेंज कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सॉरी
कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये एक्ट है आर्टिकल 124(1) उसके हिसाब से बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है कि कितने जजेस होने चाहिए बेसिकली, कहाँ पे, अपने सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कितने जजेस होने चाहिए अलग अलग टाइम पे, वो ये लॉ बना सकती है। लेकिन अभी प्रेजेंटली अगर हम देखें तो 29 जजेस है और एक चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये याद रखना तुम लोग को, प्रेजेंटली क्या है, 29 जजेस है और एक चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हम देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिफोर मेकिंग सच अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर जो जजेस अपॉइंट, मतलब जजेस को कोई अपॉइंट भी तो करता होगा, कोई काम पे भी रखता होगा, तो कौन काम पे रखता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उस वो जजेस को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट कंसल्ट भी करता है चीफ जस्टिस से, जो कि इंडिया के चीफ जस्टिस है, बिफोर मेकिंग सच अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया अपना। थर्ड पॉइंट की बात अगर हम करें तो क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस, मतलब कि जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो, ठीक है, कि भैया तुम इंडिया से बिलोंग करने, तुम इंडिया में पैदा हुए होने चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या, शुड हैव वर्कड एज अ जज इन एनी हाई कोर्ट और 2 और मोर कोर्ट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि कम से कम किसी एक हाई कोर्ट में जो है तुमने काम किया हो, 2 में किया हो या उससे भी ज्यादा में किया हो, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट में तुम जज बने होगे, मतलब जज बने होने चाहिए, मतलब कभी ना कभी तुमने हाई कोर्ट में एज जज काम करा होना चाहिए, तो जाके तुम सुप्रीम कोर्ट में जो है जज बन सकते हो। कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट 5 years और शुड हैव एक्टेड एज एन एडवोकेट इन 1 और मोर देन 1 हाई कोर्ट्स फॉर एटलीस्ट 10 years, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो तुम या तो हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज बने हो, ठीक है, या तो 5 साल के लिए तुम हाई कोर्ट में जज बने हो, या तो 10 साल के लिए तुम किसी हाई कोर्ट में जो है एडवोकेट बने हो, ठीक है। तो अगर तुम इतनी क्वालिफिकेशंस को पूरे करते हो तो तुम्हें चांस दिया जाएगा, तो तुम्हें कैंडिडेट माना जाएगा किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। मतलब ये थर्ड चीज है, मतलब पहले तुम ये सारी क्वालिफिकेशन, ये पेपर वर्क वाली बात हो गई कि इतना तो होना ही चाहिए, और इतना अगर हो गया तो उसके बाद एक पॉइंट क्या है कि भाई प्रेसिडेंट को भी तुम पसंद आने चाहिए, ठीक है, प्रेसिडेंट के नजरों में तुम अच्छे होने चाहिए, ये बात हो, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है अपना, फोर्थ पॉइंट क्या है, टेन्योर ऑफ जजेस एंड प्रोसीजर, ठीक है। इतना पार्ट अपन बाद में करेंगे, अभी ये 3 पॉइंट जो है ये काफी है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने स्पेशल फीचर ऑफ कैबिनेट्स को, हमने बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट ये पूरी चीज देख ली, ये इसके स्पेशल फीचर्स देख लिए, इनके पावर्स देख लिए, और हमने एक नया टॉपिक चालू कर दिया, जुडिशरी, ठीक है। तो इसके भी हमने 3 पॉइंट देखे हैं। इसको मैं एक और बार रिवाइज करवा दूंगी अगली वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही।